नमस्कार, मैं मोहित। आप देख रहे हैं एमएलजी न्यूज़ टीवी। हमारे साथ भंते रतन बौद्धि जी हैं। इनसे बात करेंगे थोड़ा इनके उसके बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिच्छू रतन बोधी थेरा। जी। अभी जैसे कि हम घूमते हैं देश और विदेश, चारों तरफ घूम रहे हैं, चीज़ें कैप्चअप कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो क्या लगता है आपको? जैसे आप पॉलिटिक्स आपको नॉलेज है तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो क्या लगता है किस तरीके से समीकरण चेंज होगा, और ये जो पार्टीज जो प्रचार कर रही हैं, क्या लगता है आपको इसके? देखिए, इस समय जो प्रचार चल रहा है, परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये मोदी सरकार से लोग ज़्यादा परेशान हैं, तो इसलिए बदलाव होना चाहिए। कोई अगला जो 24 में चुनाव होना है उसका बदलाव होना चाहिए। जैसे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। एकजुट होकर विपक्ष तभी बीजेपी को हरा सकती है, क्योंकि बीजेपी का बहुत मजबूत स्तर है। उसका जो मजबूती है वो है आरएसएस, और उसके ये कहने को बीजेपी, लेकिन सरकार आरएसएस की है। पूरा जो भी हो रहा है वो सब आरएसएस के इशारों पर होता है। अभी जैसे कि मान के चलो हम बात कर लेते हैं बहुजन समाज की, तो यहाँ जैसे दो लीडर हैं, उभरते हुए लीडर हैं। तो माना जाता है कि जैसे यूपी का रास्ता दिल्ली तक जाता है, ठीक है ना? तो अभी यूपी में दो ऐसे दलित लीडर हैं जहाँ वोट कटेंगे, डेफिनेटली खड़े होंगे। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? दो लीडर कौन से हैं? चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती। अच्छा, चंद्रशेखर और मायावती। अरे, लोग अखिलेश को भी कहते हैं। ये तो दोनों हैं ही। ये दोनों का ये तो एक ही, मैं तो एक ही मानता हूँ, क्योंकि विचार दोनों को एक जैसे हैं। और दूसरा, मान लीजिए वो ओबीसी से अखिलेश है, तो हम तो चाहते हैं बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति आगे आए, तभी बीजेपी को हरा सकते हैं। सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तो होते हैं। लोगों से मनुस्मृति जब चलती थी उस समय की दिशा बहुत खराब थी, और हमारे सामने भी रही। संविधान लागू होने के बाद भी बहुत बुरी दिशा थी। हमारे लोग दूसरे जनरल के लोगों के सामने चारपाई पर नहीं बैठते थे, उतर जाते थे। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन लोगों ने जब विरोध किया, उसके पीछे काफ़ी परेशानियां भी हुई, लेकिन धीरे धीरे संविधान अमल में आया। और आज लोगों को, मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह से पहली बार सरकार बनी। और कुछ राहतें, कुछ कांग्रेस ने थोड़ी बहुत राहत दी, लेकिन कांग्रेस ने ज़्यादा लोगों को पुख्ता नहीं किया, बलशाली नहीं बनाया। जो वोटर था उसका, बहुजन समाज का, वो उसको जिंदा तो रखा, लेकिन उसे ज़्यादा संपन्न नहीं होने दिया। इसलिए कांग्रेस का भी कोई ज़्यादा बढ़िया काम नहीं रहा। जैसे बीजेपी वैसे ही कांग्रेस। अब जैसे वर्ड व्यवस्था है, वर्ड व्यवस्था में जैसे आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ड में डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है। तो और भी लोग हैं जैसे बीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं इस व्यवस्था में? वो नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, आज कोई आदमी, जब संविधान है बाबा साहब का, और उसमें सभी, कोई भी किसी के ऊपर जुल्म करता है उस पर धारा हैं सब। लेकिन ये लोग नहीं जानते। बहुत से लोग, जाटो समाज का आदमी जानता है, पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा है तो उन्होंने बाबा साहब का दामन थामा है, इसलिए वो आगे हो गया। ये लोग आज भी उसी रूढ़वादिता में उलझे हुए हैं। विशेषकर बीसी, ये जो ओबीसी है, ये तो बिल्कुल, आज अगर हिंदू धर्म को बढ़ावा कोई दे रहा है तो ये ओबीसी दे रहा है। और हाँ, बिल्कुल। पहले हम एक चीज़ मानते हैं, हमने जैसे शास्त्र तो पढ़ी हैं थोड़े बहुत, तो हमें तो एक चीज़ समझ में आती थी पहले तो, जो वर्चस्व था क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का और वैश्य लोग अपना व्यापार करते हैं। तो ये ओबीसी और भी जो जाति हैं तमाम तरह की, ये कहाँ हैं? तो फिर इसे मतलब वर्ड व्यवस्था को ये मतलब सब समर्थन क्यों करते हैं? ऐसा नहीं, सब लोग नहीं है, उनमें भी ऐसे। देखो, यादव पहले बहुत कट्टर विरोधी था, लेकिन आज यादव बहुत से पढ़े लिखे लोग समझदार हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का अनुसरण करते हैं। बुद्ध के धम्म को मानने का भी अनुसरण। मैं उधर जाता हूँ, ये संकसा है, सैफई उनके वहाँ, तो देखता हूँ कि यादव लोग भी काफ़ी समझ गए हैं। लेकिन और भी कई समाज हैं, जैसे जाट हैं, है ना,
और कुशबा हैं, कुशबाओं में कुछ लोग समझने लगे, लेकिन बघेल समाज एक ऐसा है वो बहुत कम समझता है। आज भी वो हिंदू धर्म का पूरा गुलाम है। और वो अगर बाबा साहब को जिस दिन ये लोग समझ लेंगे तो वास्तव में इनका कल्याण हो जाएगा और फिर यहाँ मनु स्मृति के लिए कोई स्थान नहीं होगा। यहाँ सेकुलर ये लोकतांत्रिक संविधान ही चलेगा और किसी संविधान की, और ये जो बदलना चाहते हैं ना संविधान को, ये बदलना बहुत इन्हें महंगा पड़ेगा। हो सकता है कि इस देश में गृह युद्ध हो जाए अगर इन्होंने तानाशाही के तरीके से बदला, तो यहाँ बहुत आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। ओबीसी, अल्पसंख्यक, ये सभी इकट्ठे हो जाएं तो वास्तव में ये विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी जैसे इकट्ठे होने की बात है, इकट्ठे तो जब होते हैं जब महामारी आती है, कोई गलत काम होता है, तो आपको क्या लगता है जब बीजेपी सरकार में क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं जो इकट्ठे होने की ज़रूरत पड़ेगी आज? देखो, मुझे तो ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं लोगों से सुनता हूँ और ज़्यादातर मैं बहुजन समाज में ही रहता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, तो वास्तव में वो लोग ये बीजेपी सरकार से दुखी हैं। मोदी जी की बातें, कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी जो देखने का दृष्टिकोण है वो सही नहीं है, इसलिए वो लोग तो कह देते हैं जैसे फ्री का अनाज मिल गया खाने के लिए, तो वो कहते हैं, नहीं बाकी लोग रोज़गार नहीं मिल रहा है, ऐसी बातों से कुछ लोग दुखी हैं। बहुजन समाज के लोग एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि संविधान बदल रहे हैं, मनुस्मृति ला रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है या मतलब ऐसी चीज़ें खबर उड़ रही हैं? देखिए, ये तो बात है कि लोग कह रहे हैं संविधान बदलने का उन्होंने तैयारी भी कर ली है, एक संविधान बताते हुए लिख भी लिया है और उसमें बुद्ध और नानक यानी ये यहीं के धर्म हैं, जैन धर्म और सिख धर्म और बौद्ध धर्म, इनको छोड़कर बाकी को यहाँ उसमें इनके संविधान में कोई जगह नहीं है। मुझे एक चीज़ बताइए, जहाँ जैसे संविधान में एक आर्टिकल है कि सेक्युलर वर्ड, सेकुलर, तो अगर सेक्युलर वर्ड है तो फिर मनुस्मृति लाएंगे तो फिर तो उसमें ब्राह्मणवाद रह जाएगा पूरा प्रॉपर जो उस पर आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे मान के चलो बहुजन समाज के लोग इसे विरोध करते हैं, और भी धर्म हैं, सिख हैं, पंजाबी हैं और जैन हैं और भी मुस्लिम हैं और भी लोग हैं, तो वो इस पर क्यों इस पर आगे नहीं आ रहे? देखिए, मनु स्मृति में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना नहीं है। उसमें कुछ लोगों के लिए अच्छा स्थान है, बाकी लोगों के लिए तो सेवा के रूप में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, एक दास के रूप में। इसलिए मनु स्मृति को सभी लोग पसंद नहीं करते। अगर अच्छी होती तो मनु स्मृति को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जलाते ही क्यों? और जब जलाई तो विरोध करने वाले वही 2-3 आदमी थे और कोई नहीं था, है ना। तो जला दी बाबा साहब ने, और जलाई तो उन्होंने देखा कि मैं जला सकता हूँ तो इस देश को चलाने के लिए कुछ बना भी सकता हूँ। तो उस आदमी में इतनी सामर्थ्य थी कि उसने मनु स्मृति को जला दिया। अभी जैसे मुझे एक चीज़ बताइए, अभी मान के चलो पहले मनुस्मृति संविधान लागू हुआ तो उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी, ठीक है ना। अब मुझे तो पता नहीं, आपको थोड़ा ज्ञान है, तो एक चीज़ बताइए, जब उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जब ये मनुस्मृति हटी होगी, संविधान लागू हुआ होगा, संविधान के बाद मनुस्मृति थी, तो कितने चैलेंजेस आए? क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था, जब आप थे, देखिए मेरा जन्म 49 में हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ और 47 में देश आज़ाद हुआ। उस समय इस देश में 30 करोड़ आदमी थे और 33 करोड़ देवता थे। अच्छा। जब मनु स्मृति थी, एक आदमी के हिस्सा में सवा देवता आता था, लेकिन यहाँ के बहुजन समाज का कोई कल्याण नहीं हुआ।